हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल यूनानी विजडम के साथ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेम्परामेंट, यूनानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। हम जानते हैं कि जब भी हम तिब की बात करते हैं या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं तो इसके साथ ही ये लफ्ज़ हमारे लाजमी जुज़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। टेम्परामेंट यानी मिजाज। मिजाज क्या होता है, हम इसे कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे इसको असेस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग फेज़ है तिब्ब यूनानी के लिए और यूनानी फिजिशियन के लिए। लोगों ने बहुत इसके लिए जद्दोजहद की कोशिश की है। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको जो है प्रेजेंटेबल बनाया जा सके या किसी तरह से इसको मेजर कर सकें और किसी तरह से हम इसको प्रूव कर सकें, लेकिन ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इसके लिए हमें मिलकर कोशिश करना है, इसको पढ़ना है, पहले बहुत ज़्यादा पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है एज़ पर द न्यू टेक्नोलॉजी। उस वक्त फिर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द टेम्परामेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। टेम्परामेंट क्या है ये टेम्परामेंट? व्हाट इज़ टेम्परामेंट? इतने सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने के लिए हमने ये लेक्चर तैयार किया है। और यकीन मानिए कि ये लेक्चर देखने के बाद 100% तो नहीं लेकिन 80% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टेम्परामेंट के बारे में। और हम इस काबिल हो जाएंगे कि जब किसी के सामने प्रेजेंटेशन देना हो तो हम दे सकेंगे और बता सकेंगे। और अगर हमने इसको समझ लिया तो हमें आगे का रास्ता, बहुत सारे दरवाज़े खुल जाएंगे, बहुत सारे डोर ओपन हो जाएंगे रिसर्च की फील्ड के लिए। और डिफरेंट जो हमारे रिसर्चेस हैं यूनानी में, जो अभी मैदान खाली पड़ा है, उसको हम पूर्ण कर सकेंगे। हम जानते हैं कि यूनानी में टेम्परामेंट को 4 क्लासिफिकेशन के तौर पे बयान किया जाता है या उनकी कैटेगरीज बयान की जाती है। या हमने फिगर बनाई है, ये एक जो है रेड और येलो एक साथ बनाया है और ये लाइट ग्रे कलर, उसके बाद ये डार्क ग्रे विद ब्राउनिश टिंट। तो ये हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जो तिब का कंसेप्ट है और जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इसके अराउंड घूमता है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि टेम्परामेंट एग्जैक्टली क्या है। इसके कई सारे मीनिंग हैं, अतिब्बा ने बयान किए हैं। कुछ मौलियात बुकरातिया में, कुछ कुल्लियात नफीसी में, कुछ मेयत मसीही ने, और कुछ बातें अल कानून में भी कही गई है। लेकिन अच्छी बातें जो लिखी हैं क्लियर कट और बहुत क्लोज टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो मेयत मसीही ने, कुल्लियात नफीसी ने और मौलियात बुकरातिया ने लिखी है। इसीलिए इन 3 किताबों को हमने रेफरेंस बनाया है। हम इसी 3 किताब के ज़िम्न में, पर्सपेक्टिव में हम टेम्परामेंट को पढ़ेंगे। पहला ये है कि व्हाट इज़ टेम्परामेंट। ठीक है, सिंपली हम किसको कहते हैं टेम्परामेंट? देखा जाए तो इसके जो मीनिंग है वो सिर्फ इंसानी जिस्म में उसके अज़ा के लिहाज से, उसके सेल्स के स्ट्रक्चर्स के लिहाज से या उसके मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन के लिहाज से सिर्फ नहीं है, बल्कि इंसानी जिस्म के बाहर इस कायनात में, हमारे लेबोरेटरी में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका मंज़र देखने को मिलता है। बस हमें समझना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ द टेम्परामेंट एग्जैक्टली? सिंपली इट मीन्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल जाए यूँ ही तो हम उसको भी टेम्परामेंट कहते हैं। अगर वो दोनों मिल के एक जान हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो उसको भी हम टेम्परामेंट कहते हैं। सच एज विनेगर एंड वाटर। जब हम दोनों को मिलाते हैं उसका अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है। ये फिगर है, इसका अपीयरेंस कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब दूसरा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो लिटरली टेम्परामेंट के ज़िम्न में तो नहीं आता, लेकिन मिक्सचर के ज़िम्न में आता है। मिक्सचर लफ्ज़ भी हमारे लिए बड़ा अहम है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अतिब्बा ने अखलात के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो यही मिक्सचर है। यहाँ टेम्परामेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है।
तो इसलिए यहाँ पे इस ख़याल को और इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना बड़ा अहम पॉइंट है। चलिए देखते हैं कि द मिक्सचर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर अ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स with remained on identity is also called a mixture like the togetherness of the grains। ये मौलजात बुकरातिया से लिया हमने, ठीक है। ये हमारे ग्रेन्स हैं, कोई भी चीज़ हमने मिला के इकट्ठा रख लिया, डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स है, डिफरेंट आटा है और खाने पीने की अशिया हैं, मिक्सचर बना के लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को हम यकजा जब कर लेते हैं, एक बर्तन में मिला देते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है। हम उसे पहचान सकते हैं कि ये चने हैं, ये दाल है, ये गेहूँ है, ये फला है। तो जब उनकी आइडेंटिटी बाकी रहती है तो उस कंडीशन को हम मिक्सचर कहते हैं, ना कि टेम्परामेंट। मेरे ख़्याल में ये बात बहुत कॉमन है और बहुत क्लियर है। अब हम आते हैं तीसरा इसका एस्पेक्ट, वो क्या चीज़ है कि कंपोजिशन ऑफ कैफियत। दो में तो पहले बात हो रही थी चीज़ों की कि वाटर और विनेगर हमने मिला दिया। दूसरी बात हो रही थी कि कोई भी चीज़ में मटेरियल हमने ले लिया, उनको मिक्स कर लिया, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी पे बरकरार रहे। अब यहाँ बात आती है सिर्फ कैफियत के मिलने की, कि दो कैफियत कैसे आपस में मिल जाती हैं और उसका फिर क्या कॉन्सेप्ट बनता है। तो तिब ने उस दो कैफियत के मिलने के नाम को क्या नाम दिया है। Indeed, it is not a unity, but acceptance of the different कैफियत। ये डिफरेंट कैफियत है, ठीक है। ये यूनिटी नहीं है कि कोई दो चीज़ है वो यूनाइट हो गई, नहीं, ये सिर्फ दो अपोजिट कैफियत के यकजा होने का नाम है। लेकिन उनकी यकजाई कहाँ होगी? उनको यकजा होने के लिए एक मटेरियल दरकार है, एक रुकन चाहिए। उनको यकजा होने के लिए एक बुनियाद या बेस चाहिए या कोई रुकन चाहिए, कोई एलिमेंट चाहिए ही चाहिए इन अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। यही बात यहाँ पे है कि विच इज़ नॉट अपोजिट बाय नेचर लाइक हरारत और रतूबत एंड बरूदत और रतूबत। यानी बरूदत के साथ जो है रतूबत हो, इसी तरह हरारत के साथ भी रतूबत हो। तो यानी यहाँ पे जो रतूबत है हमारी, ये रतूबत जो है ये कॉमन है दोनों में। यानी कोई मादा जो लिक्विड हो वो प्रेजेंट हो और उसके अंदर दो कैफियत को यकजा कर दिया जाए, तो इस तरह की कंडीशन को हम कंपोजिशन ऑफ कैफियत कहते हैं, या मिजाजी कैफियत कहते हैं, या कैफियत मिजाजी कहते हैं। ये दोनों नाम इसके लिए मौजू और मुनासिब है। दोनों कैफियत को थोड़ा सा हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, वाटर एक एलिमेंट है और लिक्विड है। वाटर इज़ अ सिंगल एलिमेंट but can possess the both state of the energy such as the heat, less heat and minimal heat and even cold status। पानी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में है और ये दोनों तरह की बल्कि मल्टीपल लेवल के जो स्टेटस है वो उसको अडॉन कर सकता है या पजेस कर सकता है और या गवर्न कर सकता है। यहाँ पे देखिए ये है, ये गर्म पानी और ये ठंडा पानी, दोनों लिक्विड हैं, दोनों पानी हैं। लेकिन जब हम दोनों को मिला दें आपस में, इस कोल्ड पानी को और इस गर्म पानी को, तो इन दोनों को मिलाने से दोनों के बीच की एक कैफियत पैदा हो जाएगी। यानी ये गर्म एकदम गर्म, ये ठंडा और एकदम ठंडा। जब दोनों मिला देंगे तो वो फिर गुनगुना पानी बन जाएगा, ना वो एकदम गर्म रहेगा ना वो एकदम ठंडा रहेगा। अलबत्ता हाँ, जिसकी कैफियत ज़्यादा भारी रहेगी वो उसमें डोमिनेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आइस ज़्यादा क्वांटिटी में तो कोल्डनेस उसमें जो है वो डोमिनेंट होगी। अगर बहुत हॉट है और आइस कम है तो उसमें गर्मी जो है वो डोमिनेंट रहेगी। तो यहाँ ये बात मेरे ख़्याल में प्रूफ हो जाती है। और वाटर ही एक ऐसी कैफियत है कि ये आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है और इसकी शक्ल इस फॉर्म में भी रिमेन रह सकती है। तो वाटर यानी एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा एलिमेंट जो लिक्विड फॉर्म में है और इन दोनों कैफियत को अपने अंदर समो सकता है या यकजक कर सकता है। तो इन दोनों को जो अभी हमने बताया कि कैफियत मिजाजी यानी दो कैफियत का यकजा होना, तो ये तीसरी फॉर्म हो गई मिक्सिंग की या कंपोजिशन की, एलिमेंट्स के कंपोजिशन की।
पहली जो थी चीज़ों का मिलना, दूसरी खाली जो है चीज़ों का एक जगह कलेक्ट हो जाना, जमा हो जाना, लेकिन मिलना नहीं आपस में। तीसरा ये है कैफियत का आपस में मिल जाना बाकायदा, ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है थोड़ा सा समझना कि जब हम टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं तो अरकान की बात किए बगैर टेम्परामेंट को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इससे पहले लेक्चर हमने अरकान पे दिया था, मेरे ख़्याल में अरकान का कॉन्सेप्ट उसे क्लियर हो गया होगा। फिर भी थोड़ा सा रिवीजन के लिए यहाँ पे हम बताते चलें कि मौलजात बुकरातिया ने और फिरदौसुल हिकमत ने दोनों ने ये बात कही है कि देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड टू से ट्रूली हॉट और कोल्ड। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको हकीकी मानों में हम कहें कि ये गर्म है और ठंडा है, लेकिन बट दिस 4 एलिमेंट्स एटम्स आर द एक्सट्रीम प्लेस मकान। यानी ये 4 जो एलिमेंट्स हैं ये इससे मुस्तस्ना हैं, यानी इन चारों के अंदर ये कैफियत पाई जाती है, ये गर्म, ठंडे, खुश्क और रतब होते हैं। ये वही कहना चाह रहे हैं। तो ये कहा इन्होंने कि ये उसमें मुंतहा होती हैं। तो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं ये लास्ट प्लेस होते हैं, किसी भी एलिमेंट का ये लास्ट प्लेस होता है उनका एटम, जहाँ पर ये एक्सट्रीम प्लेस होता है, जहाँ पर ये कैफियत उसके अंदर रिटेन रहती है, यानी पहले से सुकूनत पजीर रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट या उसके एटम जो हैं, ये एटम दरअसल मकान है। मकान यूनानी का एक ऐसा लफ्ज़ है जो फ़लसफ़े के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इसके लिए बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किताबों में मौजूद है। तो मेरे ख़्याल में मकान एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत आम है और सभी लोग समझते हैं कि मकान वो चीज़ है जिसके अंदर कोई चीज़ रहती है, रिहाइश पजीर होती है। तो इतना छोटे तौर पे इतना इसको समझ सकते हैं कि एटम्स जो हैं हमारी इन कैफियत के ये मकान है, इनके अंदर डिफरेंट कैफियत इनहेरेंट रहती है। ठीक है, बाय द नेचर इसके अंदर पहले से मौजूद रहती है, एनर्जी के तौर पे उसके अंदर रिटेन रहती है। और ये एनर्जी जो होती है इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि एनर्जी का लेवल होता है, और जो हम तस्करा करते हैं, तिब ने भी जो तस्करा किया है हरारत और बरूदत का, दरअसल ये एनर्जी का ही लेवल है। ये एनर्जी की ही डिफरेंट किस्में हैं या उनके दर्जात हैं। तो the energies in which the energy is staying at various level, which means atoms have the last unit of कैफियत। यानी एटम ही वो जगह है, यहीं से हम डिटरमिन करते हैं कि किस तरह की कैफियत कौन से उन्सर में पिन्हा है। अगर हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया या डिटरमिन कर लिया तो ये हमारे लिए आसान है कि हम टेम्परामेंट को समझ सकें और उसको भी हम उसकी भी पैमाइश कर सकें। ठीक है, ऑफ एनी वन ऑफ द 4 एज द हॉट, कोल्ड, वेट एंड ड्राई। ये भी मौलजात बुकरातिया से लिया है, लेकिन सेम बात फिरदौसुल हिकमत में भी है। तो क्या समझ में आया कि एटम्स जो होते हैं वो मकान होते हैं उन कैफियत के, और यहाँ पे कैफियत का मतलब एनर्जी है। इस बात को हमें जहन में रखना है कि बहुत सी जगह पे हम कैफियत को एनर्जी की शक्ल में पढ़ेंगे या समझेंगे, क्योंकि बेसिकली ये एनर्जी है, और तिब ने भी इसको एनर्जी या क़ुव्वत के फॉर्म में बयान किया है। तो यहाँ पे ये 4 जो एलिमेंट्स हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि इनके जो एटम्स हैं वो लास्ट उनका प्लेस है या एक्सट्रीम प्लेस है, मकान है जहाँ पे एनर्जी रहती है या मुतमक्किन रहती है। न्यू बायोलॉजिकल स्टडीज़, द कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी आर 4। These elements account for the 90% ऑफ लिविंग मैटर। ठीक है, देखा जाए तो तिब के लिहाज से, जदीद तिब के लिहाज से भी ह्यूमन बॉडी का जो मेन या बेसिक मटेरियल है वो 4 हैं, और वो इंसानी जिस्म के 96% पार्ट को बनाते हैं, और बाकी 4% का भी ज़रा डाउटफुल है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे ये बात मोटे मोटे तौर पे बयान की जा सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं लिंग्विस्टिक मीनिंग क्या है मिजाज के। डिफरेंट मीनिंग ज़बान के लिहाज से
क्या निकल के सामने आता है, या जो डिक्शनरीज़ हैं इन्होंने मिजाज को किस ज़िम्न में बयान किया है। तो सो लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ टेम्परामेंट, ठीक है। द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ मिजाज, ये हमारा मिजाज है, टेम्परामेंट, ठीक है। टेम्परामेंट के नाम से ये बात फेमस हो गई है, सब लोग इसको टेम्परामेंट ही एक्सेप्ट करते हैं टीम में, तो हम भी इसी को फाइनल इस्तिलाह मान करके चलेंगे। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि मिजाज या टेम्परामेंट encompasses various interpretations depending on its contextual usage, ठीक है। इसके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से ये इस्तेमाल में आते हैं। प्राइमरीली इट रेफर्स टू मूड के बारे में ये कॉमन बात है कि लोग कहते हैं उसका मिजाज आज गर्म है, यानी मूड उसका ख़राब है, मिजाज ख़राब है, ठीक है। टेम्परामेंट भी है यहाँ लफ्ज़ है। ह्यूमर के माने में भी मिजाज को इस्तेमाल किया गया है। डिस्पोजिशन, नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड माइंड अमंग अदर एस्पेक्ट्स। स्पेसिफिकली इट सिग्निफाइज द स्टेट ऑफ वंस माइंड इंडिकेटिंग अ मूड और मेंटल स्टेट। किसी भी इंसान के ज़हनी मिजाज या ज़हनी कैफियत की हालत का नाम मिजाज कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ ज़हनी या मेंटली तौर पे अगर किसी इंसान का मिजाज तस्वुर कर लिया जाए, मान लिया जाए, तो इसके बारे में हमें लंबी बहस करनी पड़ेगी कि हम सिर्फ दिमागी हालत को या उसकी जो नफ्सियाती हालत को ही क्यों मिजाज कहते हैं, या क्यों हम उसका मूड चेंजेस को या उसकी तब्दीली को हम मिजाज क्यों कहते हैं आम ज़बान में। और मेरे ख़्याल में ये डिस्कशन काफ़ी साइंटिफिक हो सकता है और इसको प्रूफ किया जा सकता है जब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम या जो है अमराज़ दिमाग और इन्फालात नफ्सानिया, तो वहाँ पे ये बात फ़िक्स की जा सकती है। तो मेरे ख़्याल में वहाँ इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा लाजिम या ज़्यादा अच्छा मुनासिब रहेगा। तो लेकिन यहाँ सिर्फ मतलब बताना था कि मिजाज को हम कौन कौन से और अल्फाज के तौर पे जान सकते हैं और किस किस कंडीशन को हम इसका इतलाक़ कर सकते हैं। आखिर वो कौन से आइडियाज़ थे, वो कौन से बातें थीं जिसको जहन में लाते हुए अतिब्बा ने ये टेम्परामेंट को वज़ा किया या मिजाज का लफ्ज़ तिब में वज़ा किया गया। कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगी, कुछ तो इसके पीछे नॉलेज होगी। तो वो क्या तमाम बातें थीं, वो क्या तमाम लॉजिक थीं, चलिए देखते हैं मुख्तसरन। कोर आइडिया ऑफ टेम्परामेंट, कोर आइडिया ऑफ टेम्परामेंट, ठीक है। इन एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स, मतलब पुराने दौर में भी और मेडिवल एज में भी, physicians derived their expertise by articulating an understanding of chemistry, physics, mathematics and biochemistry। उस ज़माने में जो भी बायोकेमिस्ट्री थी, आज के दौर में हम बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं, in contemporary languages while mastering the art of logic and inferences। So this framework not only formed the bedrock but also shaped the trajectory of medical science, tried to elaborate through the physics which comprised 7 components such as उमूर तवैया। ये तमाम उलूम जो उनको मालूम थे उस ज़माने में, जो नॉन थे, उसके लिए जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ उन्होंने इस्तेमाल की और इसके जो उन्होंने लॉजिक और इन्फ्रेंसेस या दलाइल जो उसको प्रूवन करने के लिए पेश किए, उस दलाइल के तौर पे उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाए, कुछ उन्होंने फ्रेमवर्क किया और उसको फ्रेम करने के बाद ताकि उसमें डेविएशन के चांसेस कम रहे और अंडरस्टैंडिंग जो है कंसाइज रहे, ऑथेंटिसिटी रहे उसमें, तो उसके लिए इन्होंने इसको उमूर तवैया का नाम दिया और उस उमूर तवैया को उन्होंने 7 उमूर में तकसीम किया। और इसी 7 उमूर को हम तिब का बेसिक प्रिंसिपल मानते हैं और पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला प्रिंसिपल हमने
अरकान पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम दूसरा इसका रुकन पढ़ रहे हैं, टेम्परामेंट। इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे इसका अखलाक। ऑर्गन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और अरवाह या नफ्स पढ़ लिया है हमने। अब हम पढ़ेंगे पावर इसके बाद, लेकिन हम फंक्शन पढ़ेंगे बाद में अमराज के ज़िम्न में और डायग्नोसिस के ज़िम्न में, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो ये कोर आइडियाज़ थे जहाँ से ये चीज़ें ड्राइव्ड हुई थी, ये नॉलेज थे उस ज़माने में। तो इसके पीछे एक लंबी जद्दोजहद है और एक बहुत ही बेकरां इल्म का दरिया मौजूद है जिसके ज़रिए ये चीज़ वज़ा की गई। सबसे ऑथेंटिक चीज़ जो टेम्परामेंट को प्रूव करती है वो अतिब्बा का, स्कॉलर्स का, हुक्मा का मुख्तलिफ ग्रोह। कुछ ग्रोह जो थे वो एक अलग आइडियोलॉजी पेश करते थे, कुछ दूसरा ग्रोह दूसरी आइडियोलॉजी पेश करता था, तीसरा ग्रोह कुछ और कहता था। इन सब की बातों को जब जमा कर लिया जाता है और उस पर जो है बिल्कुल गहरी निगाह डाली जाती है या तहकीकी निगाह डाली जाती है, तो बात समझ में आती है कि उनके माबैन जो है कॉन्सेप्ट में फ़र्क नहीं है, लेकिन उनके वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है उसमें एक नई थ्योरी पेश करते हैं। तो वो नई थ्योरी जो है वो डिफरेंट उलूम को बाद में चल के एक्सप्लोर करती है। तो हम देखते हैं कि देयर आर 3 schools ऑफ थॉट रिगार्डिंग द टेम्परामेंट, ठीक है। कई सारे स्कूल ऑफ थॉट थे जो टेम्परामेंट को बयान करते थे। इससे लगता है कि टेम्परामेंट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ही अहम एस्पेक्ट था तिब का उस ज़माने में भी, और लोगों को पता था कि यही एक ऐसा स्केल है जिसके थ्रू फिजियोलॉजी भी जान सकते हैं और फिर पैथोलॉजी भी जान सकते हैं, और इन दोनों के बाद फिर हम बीमारियों की तशख़ीस कर सकते हैं। इसलिए इसको बहस मुबाहिसे के तौर पे और इसको प्रूव करने के लिए बहुत लंबी इसमें सदियों तक इसमें रेस जारी रही और लोग अपने अपने आइडियाज़, अपने अपने थ्योरी पेश करते रहे। स्कूल ऑफ फिजिशियन, डॉक्ट्रिन ऑफ फिजिशियन, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है पहला जो ग्रुप माना गया। ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि नफ्स कैफियत मतलब इट्स सेल्फ अ एनर्जी, ठीक है। नफ्स कैफियत का मतलब है कि नफ्सियात अपने आप में, या नफ्स जो है वो अपने आप में, या उसकी जो कैफियत होती है वो अपने आप में इज़ एन एक्शन, वो एक्शन पोटेंशियल है। एंड हिद्दत तेज़ी ऑफ कैफियत या लेवल ऑफ एनर्जीज के तौर पे हम इसको मान सकते हैं। इस मुनफ़इलो मुतासिर रिएक्टेंट स्टेट्स है, ये कुल्लियात नफीसी से लिया हमने। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। कोई एक मान लीजिए एटम है, ठीक है, इसकी एक कैफियत है, यानी इसका कोई एक पावर है, इसके अंदर मान लीजिए जो भी पावर इनहेरेंट है, तो ये जो पावर इसकी है ये अपने आप में ही जो है एक्टिव होती है। ये एनर्जी जो होती है यही इसकी एक्टिव होती है, इसी के थ्रू ये काम करता है। किसी दूसरे उस पे एटम पे इसका जो काम होता है वो परफॉर्म करता है, ये अपनी इस एनर्जी के ज़रिए करता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसकी जो हिद्दत व तेज़ी होती है, यानी इनके अंदर जो लेवल होता है, इसका मतलब इसके अंदर लेवल है, ये 0 से लेके कोई सा भी इसका लेवल हो सकता है अगर हम कैटेगराइज कर लें। तो इसका जो लेवल है ये फॉर एग्ज़ाम्पल 0 to डाउनवर्ड्स, मान लीजिए 0 से 5 तक है, तो ये जो लेवल है इसका ना ये मुतासिर होता है, यानी इसमें चेंजेस आते हैं, कन्वर्जन आता है, ये चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इट्स एक्शन। तो ये एनर्जी इसके अंदर जो है, जो इसकी इट्सेल्फ जो इसकी कैफियत है, नफ्स कैफियत, ये इसकी मेन पावर है। और इनकी जो हिद्दत व तेज़ी है, हिद्दत व तेज़ी यानी जिस तरीके से ये काम अंजाम देते हैं, जितनी शिद्दत के साथ, जितनी ज़्यादा सीवियरिटी के साथ, वो उनका इन्फ़ाल है। यानी इन्फ़ाल जब ज़ाहिर होंगे तो वो इस तरह से ज़ाहिर होंगे, 0 to 4 मान लीजिए, 0 to 5 मान लीजिए, ये इन्फ़ालात हैं या इनका इजहार है, अपीयरेंस है या रिएक्टेंट स्टेट है।
अब उसको डिस्क्राइब करने के बाद हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो थॉट ऑफ स्कूल हैं, डिफरेंट थॉट्स, वो क्या क्या हैं। तो देयर आर सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट डॉक्ट्रिन इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेम्परामेंट। तो पहला जैसे अभी हमने डिस्क्राइब किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ फिजिशियन है, ये क्या कहते थे कि नफ्स कैफियत इज़ एक्टिव पोटेंशियल एंड इंटेंट कैफियत इज़ पैसिव। ठीक है। अब इसमें दूसरा भी है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फिजिसिस्ट क्या कहते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ फिजिसिस्ट कहते थे कि सूरत नौइया, नौ मीन्स होता है कि बहुत सारी उनकी तकसीम इनफरादियत के लिहाज से या एक दूसरे से नुमायाँ होने के लिहाज से। तो ऐसा लगता है कि एटम्स के जो हैं शेप, साइज़ या उनकी जो भी अलग से इस स्पेसिफिक आइडेंटिटी है उसके लिहाज से, तो ये यहाँ पे बात इसकी कर रहे हैं, यानी उनके अलग अलग होने की दलील के तौर पे ये बात कर रहे हैं कि सूरत नौइया जो है वो एक्टिव होती है, एक्टिव पोटेंशियल होती है, वाइल एसेंस ऑफ इट आर पैसिव एबल टू गिव रिएक्टेंट स्टेट। बात तकरीबन एक जैसी लग रही है, लेकिन ये एक जैसी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने नफ्स कैफियत का, यानी उसके अंदर की जो एनर्जी है, यहाँ पे इन्होंने सूरत नौइया कह दिया। सूरत नौइया कह देने से ये बात समझ में आती है कि एटम्स डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप के होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग खसूसियत होती है, सब अलग अलग आइडेंटिफिएबल हैं। तो हर एटम, हर एलिमेंट का एटम जो आइडेंटिफिएबल है, अपने उस आइडेंटिफिएबल क्वालिटी या प्रॉपर्टी के लिहाज से वो एक्टिव पोटेंशियल होता है, और वो जो मैटर होता है, जो एलिमेंट होता है, एसेंस होता है, वो रिएक्टेंट होता है। यानी वो इस तरह से इजहार करता है कि किस तरह के एलिमेंट में ये चीज़ जो है ज़ाहिर हुई और किस तरह का उनका स्टेटस वो फिक्स करेंगे बाद में। तीसरा आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ द लेटर स्कॉलर्स या असहाब खलीद भी कहे जाते हैं। ये क्या कह रहे थे कि द एटम्स कैफियत, एटम्स की जो कैफियत होती हैं, प्रॉपर्टी इज़ एक्टिव पोटेंशियल वाइल एसेंस इज़ अ पैसिव। इनकी बात तकरीबन एक जैसी लग रही है, ठीक है, लेकिन इनमें काफ़ी फ़र्क है। अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम ये कह सकते हैं कि इट शोज़ टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेम एनर्जी। ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि ये दो तरह की एनर्जी के तौर पे इसका इजहार होता है, यानी ये कह सकते हैं कि कैफियत जो होती हैं वो एनर्जी हैं। ठीक है, जो भी कैफियत का हमारे यहाँ जिक्र किया गया वो एक तरह की एनर्जी है। अगर हरारत बरूदत के लिहाज से लिया जाए तो ऑब्वियसली दिस इज़ द थर्मल एनर्जी। ठीक है, हिद्दत तेज़ी जो है यानी लेवल है, हर एनर्जी का एक लेवल होता है कि बहुत ज़्यादा है, सीवियर है, और कम है, मतलब नहीं से ज़्यादती की तरफ। आप उसके जो है नहीं से ज़्यादती की तरफ बढ़ाते जाइए, उसका लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि एनर्जी का लेवल होता है। तो हमारे यहाँ जो हिद्दत तेज़ी का कॉन्सेप्ट है वो इसी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट माइट बी कंसिडर द केमिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट। अगर हम कीमियावी या केमिकल पर्सपेक्टिव से देखें, केमिस्ट्री के लिहाज से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं, जो कैफियत हैं, और हिद्दत और तेज़ी उनकी रिएक्टिविटी है। हमने कैफियत के कंसेप्ट में इस पर डिटेल बात करी थी, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा है या बात क्लियर हो गई है। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ फिजिशियन के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे कि ये क्या मतलब है, इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं हम लोग। अभी जैसे कि हमने नफ्स कैफियत और उसकी हिद्दत और तेज़ी के बारे में पढ़ लिया। तो रतूबत है, जैसे हमने यहाँ रतूबत को आर से डिनोट किया, हमें कुछ ना कुछ सिंबॉलिक जो है या सिंबल जो हैं क्रिएट करने पड़ेंगे। रतूबत के लिए आर, और यबूसत के लिए वाई, और हरारत के लिए एच, और बरूदत के लिए बी। ये हमें इनको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम ये पढ़ लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। हरारत के लिए ये, बरूदत के लिए, क्योंकि बार बार जो है पूरा लिखना जो है मुनासिब नहीं है हर जगह। तो हम यहाँ पे देखते हैं रतूबत एंड यबूसत आर द पैसिव। ठीक है, पैसिव प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। रतूबत यबूसत जो है पैसिव प्रॉपर्टी है। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए वो पानी है, लिक्विड है, या कोई पत्थर है, हजर है, या कोई भी और ऐसे सॉलिड मटेरियल है, तो उनके अंदर यबूसत होता है। वो भी एक देखा जाए तो पैसिव है, वो डायरेक्टली कुछ भी ऐसा काम नहीं करते, वो पैसिवली पड़े रहते हैं। जब उस पर कोई काम किया जाता है तो उनका जो
प्रॉपर्टी है तब वो चेंज होती है या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं उनके शेप, साइज़ या और जो भी, चाहे एटॉमिक लेवल पे हो चाहे मैसिव लेवल पे हो। तो ये बात यहाँ पे समझ में आ रही है, ठीक है। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हरारत एंड बरूदत। हरारत बरूदत जो है एलिमेंट पे डायरेक्ट काम करती है, ये उन पे असरअंदाज होती है। यानी कोई भी चीज़ गर्म की जा सकती, कोई चीज़ भी ठंडी की जा सकती है। जिस तरह पानी का भी एग्जांपल दिया था, इसी तरह पत्थरों का भी है। पत्थर को आग में डालिएगा, गर्म हो जाएगा। आप उसको किसी ठंडे जगह पर रख दीजिए, नहायत ठंडा होता है, छूने में भी पता चलता है। लेकिन एक बात जहन में रखने की कि जब भी हम हरारत और बरूदत का जिक्र करते हैं, तो ये बरूदत हमेशा इन कंपैरिजन टू दिस हरारत होती है। ऐसा नहीं कि बरूदत का मतलब एकदम ठंडा या जमा हुआ पानी या आइस है। हमेशा इन कंपैरिजन टू हरारत, जो भी स्टेटस होगा किसी भी एलिमेंट का, अगर कम है तो वो बरूदत कहलाएगा। या कोई भी एक स्टेटस हमारे पास मौजूद है और दूसरी एलिमेंट की कैफियत उसके मुकाबले में गर्म है, तो फिर हम उसको हार कहेंगे। तो ये जहन में हमेशा रखना है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जहन में रखे रहेंगे तभी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि कंपैरेटिवली लेस हीट स्टेटस, ठीक है। बट दिस पैसिव कैफियत हैड नॉट इन्फ्लुएंस अपॉन एक्टिव वंस, ठीक है। तो ये जो पैसिव कैफियत है हमारी, यानी हार या बारिद नहीं कर सकती। पत्थर है, वो किसी को जो है गर्म नहीं कर सकता अनलेस कि हम उस पर कुछ एनर्जी अप्लाई करें या कोई फोर्स अप्लाई करें। उसके अंदर ये खुसूसियत नहीं होती कि किसी चीज़ के कांटेक्ट में रहे और उसको डायरेक्टली जो है गर्म या ठंडा कर दे। हरारत बरूदत को प्रोड्यूस नहीं करते या उन पर असरअंदाज नहीं होते, जबकि हरारत बरूदत डायरेक्टली इनके ऊपर असरअंदाज होती है, ठीक है। तो ये जो है हरारत ट्रांसमिट इनटू द बरूदत इवन इन यबूसत, ठीक है, एंड रतूबत। सेम वे बरूदत इज़ ऑल्सो ट्रांसमिट इनटू द हरारत, यबूसत एंड रतूबत। यानी यहाँ ये तीन उनके वे हैं कि एक हरारत जो होती है वो बरूदत में भी असरअंदाज करती है, रतूबत में भी और यबूसत में भी। इसी तरह बरूदत जो है वो हरारत पे भी असरअंदाज होती है और रतूबत पे भी और यबूसत पे भी। यानी बरूदत डिक्लाइन कर सकती है हीट को अगर स्ट्रॉन्ग है तो। कोई एलिमेंट अगर ठंडा है या सूखा है या गीला है, मीन्स तर है या ड्राई है, तो उसमें भी ये पेनिट्रेट कर सकती है। तो उसको फिगर के तौर पे यहाँ दिखाया हमने कि रतूबत, यबूसत और इनफाली, ठीक है। रतूबत और यबूसत जो है इनफाली है। ये कंपोजिशन में हमेशा ये रिएक्टेंट रहते हैं या इनफाली या पैसिव इनका पार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे ये हमने दिखाया है कि ये हरारत है और ये कोल्ड यानी बरूदत है, ठीक है। इसको बी कर देते हैं, यहाँ पे बरूदत है। ये रतूबत पे असरअंदाज होती है और यबूसत पे, ठीक है। तो ये दोनों उस पर असरअंदाज होती है। फिगर एक इसमें ये बनाई कि रतूबत, यबूसत और इनफाली, ये दोनों इनफाली हैं। यानी ये इन पे, ये इस पे असरअंदाज होती है, ये इस पे अंदाज है, यानी ये दोनों इस पे असरअंदाज नहीं होती। अच्छा, इसी तरह अब दूसरा ये फिगर बी देखिए कि इसमें हरारत है। जैसे अभी ये कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पे कि हरारत जो है बरूदत को भी असरअंदाज करती है और रतूबत और यबूसत को भी। तो ये यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि ये हरारत है, यहाँ ये डायरेक्ट बरूदत पे भी असरअंदाज कर रही है, यानी इनको कम कर रही है, ऐसे कम कर रही है, और ये रतूबत को भी मुतासिर कर रही है और यबूसत को भी मुतासिर कर रही है। यानी अगर ये इनके कांटेक्ट में आती है तो इनको भी जो है हार बना सकती है, और इसके कांटेक्ट में आती है तो इसको भी हार बना सकती है, और इसके कांटेक्ट में आती है तो इसको डिक्रीज़ कर देती है, यानी इसको डिक्लाइन कर देती है। इसी तरह अब ये देखिए, ये बरूदत है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बरूदत है। बरूदत भी सेम काम करती है। अगर हरारत के कांटेक्ट में आती है और बरूदत ज़्यादा डोमिनेंट है तो वो हीट को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। ये बिल्कुल कॉमन फिनोमेना है जो हम देखते रहते हैं। इसी तरह यही बरूदत अगर किसी रतूबत के कांटेक्ट में आती है तो उसे ठंडा कर देती है। जैसे पानी है, पानी के कांटेक्ट में आए तो पानी ठंडा हो जाता है। इसी तरह यबूसत है, अगर यबूसत के कांटेक्ट में आए तो उसको भी ठंडा कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पत्थर है, पत्थर को अगर कोल्ड इन्वायरमेंट में अगर पड़ा रहता है तो वो भी एकदम ठंडा हो जाता है। या एसी वगैरह चला के रखे, कोई चीज़ स्टोन की बनी रहती है, एकदम ठंडी हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे
मेरे ख्याल में क्लियर हो रही होगी सब। फंक्शनल डेफिनेशन क्या है टेम्परामेंट की। मेरे ख्याल में लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, हम इसको स्टॉप करते हैं और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल डेफिनेशन टेम्परामेंट की क्या है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और आप अपने मुफीद मशवरे से भी नवाजें ताकि इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।